नमस्कार, यूपी ठसक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ रवि यादव, एक बार फिर से आपके साथ मुखातिब हूँ। वर्तमान में जो देश में मुद्दा चल रहा है, वो चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। तो मोदी जी की घोषणा के साथ ही एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है राजनीति में कि राहुल गांधी की मांग पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी, इसके बारे में अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। लेकिन इसके साथ ही देश में कई वर्षों से एक मुद्दा चला आता है कि देश में शिक्षा के साथ-साथ जातिवाद का जो मुद्दा है, वो समाप्त होना चाहिए। जाति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि बिना जाति के राजनीति इस देश में नहीं हो सकती। क्योंकि जातिगत आधार पर टिकटों का वितरण होता है, जातिगत के आधार पर ही इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। एक लंबा विषय हो सकता है जाति को लेकर के, लेकिन आज का जो मूल विषय है, मैं उस पर आता हूँ। मूल विषय है जातिगत जनगणना। क्या जातिगत जनगणना देश में पहली बार हो रही है या फिर पहली बार इस आजाद सरकार में, या ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना की बात की गई है? तो आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई। लेकिन इससे पूर्व में जाति की जो जनगणना है, वो 3 राज्यों ने कर दी थी, जिसमें कि कर्नाटक है, तेलंगाना और बिहार। बिहार ने अपने सार्वजनिक आंकड़े भी पेश कर दिए थे, लेकिन इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने ये सब कुछ नहीं किया था, 3 राज्यों ने किया था। अब हम बात करते हैं कि 2021 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसकी मांग की थी कि देश भर में जातिगत गणना होनी चाहिए। यदि वो सरकार में आते हैं तो जातिगत गणना जरूर करेंगे कि जिसकी जितनी मतलब हिस्सेदारी और जितनी उसकी भागीदारी, ये नारा दिया गया था इस तरह का। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पहली जो जनगणना भारत में हुई आजादी से पहले, आप ध्यान से सुनिएगा, जनगणना और जातिगत जनगणना, पहली जनगणना जो भारत में आजादी से पहले हुई थी, उसकी बात करें 1872 में हुई, जो कि वायसराय लॉर्ड मेयो ने कराई थी अंग्रेजी शासनकाल में। ये आजादी से पहले की बात है। अब बात आती है कि पहली जातिगत गणना कब हुई? तो जातिगत जनगणना भी आजादी से पूर्व में इस देश में की जा चुकी है। 1800 जो बात करें 1881 में 1931 तक ये जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े कभी अंग्रेज सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए। वही बात करें तो पहली जनगणना 1872 में देश में हुई। इसके बाद ही 1951 में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो उसके साथ ही जनगणना के साथ इसको बंद कर दिया गया, यानी जातिगत जनगणना बंद कर दी। 1851 में स्वतंत्र भारत ने जनगणना के साथ इसे बंद कर दिया। 1951 में जो जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं, उसमें ओबीसी को सम्मिलित नहीं किया गया था, केवल अनुसूचित जनजाति और सूचित जाति को सम्मिलित किया गया था। यानी 1951 में जो जातीय गणना हुई, उसमें ओबीसी को सम्मिलित नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, पहले भी ओबीसी इसमें शामिल नहीं थी। इसके साथ ही जाति का जो अंतिम कह सकते हैं जाति का जो अंतिम जनगणना है, 1931 में कही जाती है। लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। 1941 में जनगणना की गई, उसमें जातिगत गणना हुई, लेकिन वो भी सार्वजनिक नहीं की गई। यानी कई बार इस देश में जातिगत जनगणना हुई है, अपने-अपने हिसाब से राजनीतिक दलों ने, अंग्रेजों ने इसको कराया, लेकिन सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया कि यदि जाति निकल कर आ जाती तो देश में राजनीति की हिस्सेदारी या आरक्षण की हिस्सेदारी या समय सीमा भी या आरक्षण सीमा भी घट-बढ़ सकती थी। इसको इसलिए लागू नहीं किया। अन्य आंकड़े जो आप यूपी ठसक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य इस देश में बिहार है, जिसने अपनी जातिगत जनगणना को किया। 2 जून 2022 को जनगणना का फैसला किया गया। 2 अक्टूबर को इसको सार्वजनिक कर दिया गया। राज्य थे इसमें बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। यानी इन्होंने जातिगत सर्वेक्षण पूर्व में कर चुका है और तेलंगाना ये कह रहा है केंद्र सरकार से, जो उसका मॉडल है उसे लागू किया जाए। इसके साथ ही एक सवाल ये आम जनमानस में पैदा होता है कि जातिगत जनगणना से आखिरकार देश को फायदा क्या होगा? इसमें सवाल सीधा-सीधा ये है कि फायदा यदि नॉन पॉलिटिकल माना जाए तो जातिगत जनगणना के आधार पर जो फायदा होगा वो होगा कि जातिगत जनगणना के तहत फला-फला जाति की शैक्षिक योग्यता क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, इसके साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक भागीदारी कितनी है और आर्थिक स्थिति कितनी सही या कितनी अभी
नीचे के स्तर पर है। ये जातिगत जनगणना का आधार होगा। हालाँकि इसमें राजनीतिक दल अपना मतलब निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ये कहा गया था कि अब आवश्यकता क्यों पड़ रही है जाति की जनगणना की? जैसे पहले बताया कि आर्थिक आधार, अन्य चीजें। 1931 में कहा गया कि पिछड़ी जाति का आंकड़ा देश भर में 52% है। ये 1900 जो है 31 के बारे में कहा गया था, लेकिन कितनी किसकी है ये खुलासा नहीं किया गया था। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि 50% से ज्यादा इस देश में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। दोबारा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में अपनी टिप्पणी में कहा कि इस देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। यदि जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ी, ओबीसी, अनुसूचित या अन्य जातियों का आंकड़ा ज्यादा निकलता है, तो ये सीमा हटा दी जा सकती है। इस मामले को राजनीति तूल दिया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि जिन जातियों का अपने आप में बाहुल्य निकल कर आएगा, वो कहेगा कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, वो आरक्षण इसमें मांग सकते हैं, और ये आंकड़ा 50% से ज्यादा भविष्य में हो सकता है। इन सभी बातों को लेकर आपको बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना का ये मामला देश में क्यों चला है, और इससे किसके फायदे होंगे, किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, ये भविष्य के गर्त में है। हालांकि अभी केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन देश में जाति का मुद्दा हमेशा छाया रहेगा। मंडल कमंडल का भी मामला आपने पूर्व में सुना होगा, और मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिश थी, उसके बाद भी जातिगत आंकड़े आए थे। जातिगत आंकड़ों के आधार पर इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। अब एक बार पुनः देखना होगा कि जातिगत जो जनगणना है वो कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, क्या उसके फायदे नफा नुकसान होंगे। दूसरी चीज, जनगणना हमारे देश में 2011 में हो चुकी है, 2025 चल रही है, और कहा जाता है कि 11 साल बाद जनगणना देश में की जानी चाहिए, लेकिन 2025 चल रही है, जनगणना की आवाज भी देश भर में उठ चुकी है। ये थी यूपी ठसक की खास पेशकश, जिसमें बताया कि जातिगत जनगणना आखिरकार देश में क्यों मांगी जा रही है। आपको ये जो चीज है, पूरा आकलन कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा, जिससे हम इसमें कुछ और सुधार कर सकें, या आपको जो अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरे साथी वैभव और मैं रवि यादव आपसे अब विदा लेते हैं। नमस्कार।